किया जाए। अब से प्रयोग करते हैं। तो भाई इन जो प्रयोग किए थे वो किस पर किए बेटा? इतना सा बात है। ये 3 पॉइंट आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का याद रखना है। कब दिया गया? बहुत अच्छे से घर पर एक छोटे से कल्चर मीडियम में रिकॉम्बिनेशन, इसके लिए बेटा लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग क्या बात किए थे? दिया गया लिंकेज क्या होता है? देखो क्या है, जब 2 जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित हो। चलो देखो, कल के क्लास में हम लोग मॉर्गन के थ्योरी को देख रहे थे, ठीक है। अब सब लोग यहाँ ध्यान दो प्रॉपर। देखो आज की क्लास में हमको क्या करना है, आज की क्लास में 2 काम करेंगे, ओके। पहला काम करेंगे मॉर्गन का जो पूरा एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट को करेंगे, समझेंगे, ओके। और उसके बाद हम लोग आज क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये 2 काम आज हम लोग करेंगे। क्वेश्चन आंसर मतलब क्या? ऑब्जेक्टिव करेंगे। जो जो टॉपिक अभी हम पढ़ा चुके हैं उस टॉपिक के बेस पर कुछ ऑब्जेक्टिव जाएगा जो अभी हम लोग करने वाले हैं, ओके बेटा बोलो यस, ठीक है। तो मॉर्गन का कल का जो हम लोग स्टार्ट किए थे, याद है बेटा आप लोगों को? 1902। पहले कहानी याद करो, कहानी फिर से रिकैप करते हैं और याद करते हैं। 1900 में मेंडल के काम को रिकॉग्नाइज किया गया। बंद करो सब लोग और ध्यान दो मेरे ऊपर। 1900 में, कहानी सुनो, 1900 में क्या हुआ? मेंडल के काम को रिकॉग्नाइज किया गया। कितने व्यक्तियों के द्वारा बेटा? 3 व्यक्ति। कौन कौन है? ह्यूगो डिवरिज और कॉलकॉरेंस और सेरमार्क, ठीक है। ये 3 व्यक्ति के द्वारा जो है यहाँ पर काम को रिकॉग्नाइज किया गया 1900 में। बाद में फिर 1902 में 2 व्यक्ति आए, सटन और वॉवेरी। क्या नाम है इनका? सटन और वॉवेरी। ये दोनों क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिए, याद आया? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिए। इस बेस पर हम लोग 3 पॉइंट याद किए थे, है ना। कि पहला पॉइंट सुनना, पहला पॉइंट हमारा था कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाला कोई और नहीं सर, क्रोमोसोम है। मेंडल के ही बात को दोहराया गया लेकिन विद रिस्पेक्ट ऑफ क्रोमोसोम। मेंडल कहे थे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाला फैक्टर है, यस बेटा, लेकिन यहाँ पे ये क्या कहे? क्रोमोसोम है। मेंडल कहते फैक्टर जोड़े में होता है, ये बोले क्रोमोसोम भी जोड़े में होता है और उस जोड़े को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। याद आया कल के क्लास में? ये होमोलोगस क्रोमोसोम। और तीसरा बात था कि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन यानी युग्मक का निर्माण होता है तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ना सर, वो सेपरेट आउट होते हैं, अलग हो जाते हैं। क्लियर? इतना सा बात है। ये 3 पॉइंट आपको क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का याद रखना है। कब दिया गया? 1902 में। किसके द्वारा दिया गया? सटन और बॉवेरी के द्वारा। समझ गए? ठीक है। अब आता है समय बेटा 1910 का। 1902 के बाद कौन सा समय आ गया? 1910 का। और 1910 में हमारे आते हैं साहब मॉर्गन साहब। नाम क्या है इनका? TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, ठीक है। पूरा नाम थॉमस हंट मॉर्गन है। 1910 में ये कहते हैं कि भैया ये जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है ना, हम इसको प्रूव करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंट करके, ठीक है। इस चीज को एक्सपेरिमेंट करके प्रूव करना चाहते हैं, प्रयोग करना चाहते हैं। बोले ठीक है सर, प्रयोग कीजिए आप। तो ये अपने कुछ कलीग के साथ, कुछ स्टूडेंट के साथ मिल गए और बोले क्या कि चलो आज प्रयोग किया जाए। अब से प्रयोग करते हैं। तो भाई इन जो प्रयोग किए थे वो किस पर किए बेटा? याद रखना है, फ्रूट फ्लाई पर, फल मक्खी हिंदी में कहते हैं। और वैज्ञानिक नाम इसका याद रखोगे खासकर, क्या नाम है? ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर। तो भैया ये जो ना ड्रोसोफिला पर काम करना स्टार्ट किए। अच्छा, अगला हमारा पॉइंट क्या बना कि सर आप ड्रोसोफिला पे ही क्यों काम किए? ये भी था ना हमारा पॉइंट कि सर आप ड्रोसोफिला पर ही क्यों काम किए? मतलब दुनिया में आपको कोई दूसरा जीव जंतु नहीं मिला, इससे प्यार हो गया आपको? बोल कारण है, कारण है ना। चलो कारण हम लोग उंगली पर याद करें क्या? उंगली पर याद करते हैं। फर्स्ट रीजन क्या था? इसका लाइफ स्पेन बहुत छोटा था। लाइफ स्पेन कितना बेटा? 12 से 14 दिन का। हाँ, मतलब अगर आप कहो तो 1 से 2 सप्ताह का, 2 सप्ताह का, 1.5 से 2 सप्ताह का। बोले यस, ये बहुत छोटा लाइफ स्पेन है। दूसरा, हम इसको बहुत अच्छे से घर पर एक छोटे से कल्चर मीडियम में हम ग्रो कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा तामझाम करने का जरूरत नहीं है। छोटा सा हम लेंगे, उसके कल्चर मीडियम बनाएंगे और सिंथेटिक मीडियम जिसको कहते हैं, हाँ मैन मेड मीडियम, बोले उसमें हम इसको ग्रो कर सकते हैं। कम खर्च में हो जाएगा, कम समय लगेगा। तीसरा सबसे बड़ा रीजन बोले कि इसमें मेल और फीमेल को हम ना अच्छे से हाँ पहचान सकते हैं। इसके लिए हमको कोई माइक्रोस्कोप लगा करके चेक करने का जरूरत नहीं है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, हम देख के पहचान जाएंगे। वैरायटीज बहुत ज्यादा है, याद है
हम लोग बात किए थे ना, वैरायटीज अच्छी खासी है। और उसके बाद 5वां पॉइंट याद रखना कि एक बार में ये 100 बच्चे को जन्म दे सकता है, मतलब 100 अंडा बन जाएगा, बहुत सारी संतति एक बार में हमको मिल जाएगी, बहुत सारी प्रोजीनी मिल जाएगी। कहने का मतलब है कि भैया 2 4 10 मर भी गया ना तो भी अपना काम हो जाएगा। ओके, अब तुम सोचो अगर बंदर पे लेके करते तो फिर कितना समय जाता, बूढ़े हो जाते बेचारे, मर भी जाते, बोलते फिर काम ही नहीं खत्म हुआ, तो वो कर नहीं पाते। इसीलिए यहाँ पर ये सारा जो रीजन है, वैसे रीजन और भी बहुत सारा 15-20 रीजन ये बताए कि इसको चुनने का, लेकिन हम लोगों को डायरेक्टली कितना रीजन याद रखना है बच्चों मेरे? 5। क्या 5 रीजन याद हुआ तुम लोगों को? पक्का? चलो, अब 5 रीजन याद करने के बाद हम लोग थोड़ा सा इनके प्रैक्टिकल को देखते हैं। वैसे तो आपका हम लोग कल बात किए थे कि इन्होंने दो चीजों को दिया, 2 नाम जो प्रॉपरली दिया है, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन। याद है कल हम लोग बात किए थे ना, लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो बेटा लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग क्या बात किए थे? लिंकेज क्या होता है? लिंकेज का मतलब होता है सहलग्न, हिंदी में क्या बोलते हैं? सहलग्न, साथ मिलके, सह का मतलब साथ, लग्न मतलब जुड़ के, हाँ सहलग्न है। तो क्या बोले कि सर जब होमोलोगस क्रोमोसोम पर, जैसे मान लो कि ये दोनों क्रोमोसोम है ना, होमोलोगस है, ठीक है, ये होमोलोगस किसको कहते हैं? ये हमको कोई बताएगा, डिफाइन करेगा? व्हाट इज होमोलोगस बेटा? हाँ, वैसा क्रोमोसोम जिसके ऊपर जो बैठे हुए जीन है वो कैसे हो? एक जैसे हो। हाँ, उसका रूप अलग अलग हो सकता है लेकिन लक्षण भैया कैसा होगा? एक होगा, सेम होगा। उस क्रोमोसोम को आप क्या बोलोगे? होमोलोगस क्रोमोसोम बोलोगे। तो हम लोग लिंकेज का बात किए। लिंकेज में क्या होता है कि ये इन्होंने कहा कि जब एक क्रोमोसोम पर 2 या 2 से अधिक जीन बहुत पास पास बैठे हुए होते हैं तो क्रॉसिंग ओवर होते समय भी सब लोग साथ चले जाते हैं, कोई नया कॉम्बिनेशन तैयार नहीं होता है। और इस केस को हम क्या कहते हैं बेटा? लिंकेज कहते हैं। देखो एक डेफिनेशन यहाँ पे एनसीईआरटी के द्वारा दिया गया है, थोड़ा देख ले। देखो क्या है, जब 2 जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित हो तो पृथक जीन पैतृक जीन संयोजन का अनुपात गैर पैतृक प्रकार की तुलना में कहीं अधिक होता है। इसका कारण लिंकेज है। मतलब इसी को हम क्या कहते हैं? लिंकेज कहते हैं। सीधे तौर पर अगर हम बताएं तो इनका कहने का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक जीन एक ही क्रोमोसोम पर हो और बहुत पास हो, ठीक है, हो केवल नहीं, उन लोगों में दूरी भी बहुत कम हो, बहुत पास पास हो, तो वैसे कंडीशन में जीन का नया कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, जीनों का नया कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, जिस वजह से हम, यहाँ बैठ जाओ, जिस वजह से हम इसको कहते हैं क्या? लिंकेज का केस, ठीक है। और अगर नया कॉम्बिनेशन बन गया तो उसको क्या कहोगे? रिकॉम्बिनेशन। नया कॉम्बिनेशन बन गया तो क्या कहोगे? रिकॉम्बिनेशन। अच्छा, मेंडल का जो 3rd लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, वो रिकॉम्बिनेशन को दिखा रहा था या लिंकेज को दिखा रहा था? पक्का रिकॉम्बिनेशन को वो दिखा रहा था, नया कुछ बन रहा था। हम लोग लेके कुछ और चले थे, कुछ और बन गया, दैट इज रिकॉम्बिनेशन बेटा। पर यहाँ पे इनका कहना है कि भैया सब जगह, हर जगह पे रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, बहुत जगह पे लिंकेज का भी केस बनता है। क्लियर?